नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम संविधान की रेगुलर कक्षाएं कर रहे हैं और आज हम संविधान का चौथा भाग पढ़ेंगे और चौथे भाग के अंतर्गत हम भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, जो शेड्यूल्स हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने देखा है कि यूट्यूब पर बहुत सारी ट्रिक होती हैं कि अनुसूचियां याद करने की ट्रिक। तो दोस्तों, मेरी समझ में ये नहीं आता कि अनुसूचियां याद करने के लिए भी ट्रिक की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि ये तो इतना सरल है कि अगर आप एक बार पढ़ लेते तो वैसे ही आपको याद रह जाता है। फिर दूसरी बात दोस्तों, ट्रिक में अगर आप ट्रिक से याद करते भी हैं तो उसमें केवल आपको उनका नाम याद रह सकता है, जो अंदर की बातें हैं, जो पूरी डिटेल है, ये शायद आप तक नहीं पहुंचती है। तो इसीलिए दोस्तों, मैं अगर अनुसूची आपको पढ़ा रहा हूं तो एक ही वीडियो में समाप्त हम सारी अनुसूचियां कर लेंगे, लेकिन उनके बारे में जो विशेष जानकारियां हैं वो भी मैं देता रहूंगा। जितनी आपके लिए जरूरी हो, परीक्षा के लिहाज से जितनी जरूरी होगी, मैं सारी बातें आपसे करता चलूंगा। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं पहली अनुसूची से हम कैसे शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब हमारा संविधान लिखा गया 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था और फिर उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को ये पूरे देश पर लागू भी हो गया था। तो उस समय जो संविधान था, यानी मूल संविधान जो था हमारा, बिना संशोधन से पहले, उसके अंतर्गत जो अनुसूचियों की संख्या थी वो कितनी थी दोस्तों? सबको पता है, 8 थी, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर दूसरी बात, अब अगर हम वर्तमान में बात करें तो दोस्तों इनकी संख्या हो गई है 12। 4 अनुसूचियां बड़ी हैं, चारों का अपना अपना अलग अलग महत्व है, जरूरत के हिसाब से चारों को बढ़ाया गया। तो इसी प्रकार 4 जो है बढ़ा दी गई और आज वर्तमान में जो इनकी संख्या हो गई है वो 12 हो गई है। इतना आप जानते भी थे, मैंने बताया भी था, क्योंकि आज हम अनुसूचियां पढ़ रहे हैं तो यहां से शुरुआत करना जरूरी था। अब चलते हैं दोस्तों पहली अनुसूची की तरफ। तो भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है, जिसे हम कह सकते हैं प्रथम अनुसूची, तो इसके अंतर्गत दोस्तों जो भारत के घटक हैं, भारत के घटक क्या हैं? राज्य हैं। तो भारत के राज्यों एवं संघ शासित राज्यों का विवरण किया गया है। ठीक, तो हम कह सकते हैं इसमें भारत के राज्य, जो कि पहले दोस्तों 29 हुआ करते थे और अब कितने हैं? 28 हैं। फिर दूसरी बात, जो भारत के संघ शासित प्रदेश हैं, संघ शासित क्षेत्र हैं, उनका विवरण किया गया है और इनकी संख्या कितनी हो गई है? अब पहले 7 हुआ करती थी और अब जो इनकी संख्या है दोस्तों वो 8 है। तो हम कह सकते हैं कि भारत पहली अनुसूची के अंदर भारत के राज्यों एवं संघ शासित राज्यों का विवरण हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी अनुसूची की तरफ, जिसे हम द्वितीय भी कह सकते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में दोस्तों जो भारतीय राज व्यवस्था के पद अधिकारी होते हैं, भारतीय राज व्यवस्था के जो पद अधिकारी होते हैं, तो यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पद अधिकारी। भारतीय राज्य व्यवस्था के, आप पूरा ही लिखना, लेकिन मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि समय थोड़ा कम लगेगा, लेकिन आप पूरा ही लिखना कि भारतीय राज व्यवस्था के जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन एवं भत्तों की जो व्यवस्था है और पेंशन की जो व्यवस्था है, जो उनका विवरण है, जो उनकी व्याख्या है, वो कौन सी अनुसूची में दे रखी है? वो दूसरी अनुसूची में दे रखी है। ठीक है, जो भारतीय राज व्यवस्था के पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्ते एवं पेंशन का जो विवरण है वो किसमें दिया गया है? दूसरी अनुसूची में दिया गया है। तो पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, ठीक, और यहां पर दोस्तों पेंशन का विवरण भी देखने को मिलता है। अब ये पदाधिकारी कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि दोस्तों हमारे देश के चीफ जस्टिस हुए, चीफ जस्टिस जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जो उच्च न्यायाधीश, उच्चतम मुख्यालय के जो न्यायाधीश हैं वो, या फिर जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं वो, या लोकसभा का जो अध्यक्ष है, राज्यसभा के जो सभापति हैं, उपसभापति हैं, उपाध्यक्ष हैं, और विधानसभा के जो क्या नाम है अध्यक्ष हैं, विधानमंडल के जो सभापति होते हैं, उनके सबके वेतन भत्ते एवं पेंशन का जो विवरण है दोस्तों, ये दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक, फिर दूसरी बात, यहाँ पर फिर अगली जो अनुसूची आएगी वो तीसरी, आप तृतीय भी लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या है?
तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो दोस्तों, हमारा जो देश है वो राज्यों का संघ है ना, राज्यों का एक यूनियन है। तो इसलिए सबसे पहले राज्यों की बात हो गई। दूसरी बार में पदाधिकारी जो अधिकारी थे उनके वेतन और भत्तों और पेंशन की बात हो गई। अब तीसरी जो अनुसूची है इसके अंतर्गत आप बात करेंगे जो ये भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी थे, इनके शपथ का जो विवरण है दोस्तों, जो शपथ की व्याख्या है वो कौन सी अनुसूची करती है, वो तीसरी अनुसूची करती है। तो सेम आप यही उतारेंगे, वे वेतन एवं भत्ते काट देंगे, राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों की शपथ। अब इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों, है ना, जो जिंदगी में आप कभी ना भूलेंगे, ऐसा तरीका मैं इसको बता सकता हूं। देखो, तीसरी शपथ है ना, तो शपथ को हम, आप ये मत लिखना जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कसम, आप शपथ ही लिखना, क्योंकि कसम यहाँ पर एक मतलब शपथ का अर्थ वैसे कसम तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर ये इसके हिसाब से सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि हम संवैधानिक भाषा में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। कसम मैंने इसलिए लिख दिया है केवल याद करने के तरीके से, कि आपने देखा होगा बॉलीवुड की एक फिल्म है तीसरी कसम, है ना, बॉलीवुड की एक मूवी है तीसरी कसम, तो आप उस बॉलीवुड मूवी का याद रख लें नाम, तीसरी कसम, तो आपको याद रह जाएगा। तीसरी अनुसूची में जो दोस्तों क्या है, शपथ है, और शपथ किसकी है, भारतीय राज्य व्यवस्था के जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनकी शपथ का जो वर्णन है वो दोस्तों तीसरी अनुसूची में देखने को मिल जाता है। ठीक, अब चलते हैं आगे, और अगले नंबर की जो अनुसूची है वो कौन सी अनुसूची है, चौथी। तो तीसरी कसम आपको याद रहेगा। अब चौथी पे आते हैं, चतुर्थ। इसके अंतर्गत जो विवरण दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है कि जितने भी भारत के राज्य हैं और केंद्र शासित संघ, केंद्र शासित क्षेत्र हैं, जो प्रदेश होते हैं केंद्र शासित, जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी है, इस तरीके के जो क्षेत्र होते हैं, तो भारत के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। अब ये क्या है, देखो आपको पता है संसद जो मिलकर बनती है हमारी, किस किस से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरे नंबर पर राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर हमारी संसद बनती है। लोकसभा में भी कुछ सदस्य होते हैं और राज्यसभा में भी कुछ सदस्य होते हैं, जिन्हें आमतौर पर जब चुनाव होता है तो हम सीट बोलते हैं, नहीं कि वहां से किसकी सीट निकली है। तो सीट निकलने का मतलब कौन सा सदस्य जीता है, किस पार्टी का सदस्य जीता है, ये होता है। तो संसद तीन चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का यहाँ पर जिक्र नहीं है, लोकसभा का यहाँ पर जिक्र नहीं है। जो राज्यसभा होती है दोस्तों, जो संसद का एक, जिसको हम उच्च सदन भी कहते हैं और प्रथम सदन भी कहते हैं राज्यसभा को, तो किस राज्य से और किस संघ शासित क्षेत्र से राज्यसभा में उनकी कुल सीटें कितनी होंगी, है ना, या मतलब कुल सीटें कितनी होंगी या कितने सदस्य किस राज्य से आ सकते हैं, चाहे वो आम राज्य हो या फिर केंद्र शासित क्षेत्र हो, तो वहां से कितनी सीटें राज्यसभा में आ सकती हैं, इसका राज्यसभा में कितने जो सदस्य हैं वो प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, इसका जो विवरण है वो चौथी अनुसूची में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारत के राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों का राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व होगा, इसका जो विवरण मिलता है ये आपको मिलता है चौथी अनुसूची में। अब दोस्तों 4 अनुसूचियां हमने पढ़ ली हैं, और 4 अनुसूचियों के अंतर्गत जो मोटी मोटी बातें हैं या सवाल कैसे बन सकते हैं, जैसे कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत के क्षेत्र में किसी राज्य को बढ़ा लिया जाता है या कम कर दिया जाता है, एक राज्य बढ़ा दिया या एक राज्य कम कर दिया, तो राज्यों की संख्या घटती अगर बढ़ती है तो किस अनुसूची के अंतर्गत बदलाव आएगा या परिवर्तन होगा, तो आप कहेंगे पहली अनुसूची, क्योंकि भारतीय राज्य के जो क्षेत्र है ना,
तो उसका कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसका जो विवरण है पहली अनुसूची में मिलता है। जैसे कि पहले 29 और 7 हुआ करते थे और अब 28 और 8 हो गए हैं। तो किस अनुसूची में परिवर्तन आया? पहली अनुसूची में परिवर्तन आया। या फिर आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि अगर किसी राज्य क्या राज्यसभा में सीटें कम कर दी जाती हैं या सीटें बढ़ा दी जाती हैं तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन आएगा? तो आपका जवाब होगा चौथी अनुसूची में, क्योंकि राज्यसभा में किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व होगा इसका जो विवरण करती है दोस्तों वो चौथी अनुसूची करती है। ठीक है, अब चलते हैं पांचवी अनुसूची की तरफ। तो पांचवी जो अनुसूची है इसके अंतर्गत जो भारत की अनुसूचित जातियां हैं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, पूरे भारत के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के जो प्रशासन की व्यवस्था है, एक विशेष प्रशासन का विवरण हमारे संविधान में एससी एवं एसटी के लिए देखने को मिलता है। तो उसका जो विवरण है दोस्तों वो हमको देखने को मिलता है पांचवी अनुसूची में। तो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन की व्यवस्था का विवरण। तो इतना आप याद रखें, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जातियों की प्रशासन की व्यवस्था का विवरण जो देखने को मिलता है वो पांचवी अनुसूची में मिलता है। अब छठी जो है वो भी सेम टू सेम इसी की तरह है ना, मतलब कुछ कुछ इसकी तरह है, सेम टू सेम तो नहीं, कुछ कुछ इसकी तरह है। तो पांचवी और छठी को याद करने का एक सरल उपाय ये भी है कि आप पहले याद करें राज्य उसका, फिर दूसरी याद करें पेंशन, तीसरा याद करें शपथ, चौथा याद करें पूरे देश के राज्य और राज्य क्षेत्रों क्या कहते हैं संघ शासित क्षेत्रों का जो राज्यसभा प्रतिनिधित्व है वो याद कर लेंगे। पांचवी में आप याद कर लेंगे अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का प्रशासन की व्यवस्था, और छठी में आप याद करेंगे केवल अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां। अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन की व्यवस्था। लेकिन ये पूरे भारत पर लागू नहीं है, ये केवल 4 ही राज्यों के जो अनुसूचित जनजातियां हैं ना उनके प्रशासन का जो विवरण है। तो पहला राज्य है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है मणिपुर। इन 4 राज्यों की अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन की जो व्यवस्था का विवरण है वो हमें छठी अनुसूची में देखने को मिलता है। अब ये राज्य आपको परेशान कर सकते हैं कि कैसे याद रखना। देखो दोस्तों, आपने जो है उत्तर पूर्वी भारत का नक्शा आपने देखा होगा, तो कुछ अगर मैं बनाना चाहूं तो इस तरीके से, मतलब यहां पर ये बांग्लादेश आ ही जाता है, तो कुछ कुछ इस तरीके से आप याद रखें। तो यहां पर है दोस्तों असम, और इसके जस्ट नीचे है मेघालय, और ये दोनों जो नीचे को लटक रहे हैं दोस्तों ये हो जाता है त्रिपुरा और ये हो जाता है आपका मिजोरम। तो इस तरीके से आप याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 राज्यों की संख्या भी पूछी जाती है, तो 4 राज्य भी आपको याद रखना है कि इन 4 राज्यों की जनजातियों का जो प्रशासन का प्रतिनिधित्व है उसका विवरण किस अनुसूची में देखने को मिलता है? तो छठी अनुसूची में देखने को मिलता है। अब चलते हैं दोस्तों 7वीं अनुसूची की ओर। 7वीं जो अनुसूची है इसको याद रखना भी बहुत आसान है। आपने देखा होगा कि हमारे संविधान में कुछ सूचियों का विवरण मिलता है, तो वो सूचियां किस अनुसूची में है? 7। तो 7 से 7 और 7 से सूची, तो इसके अंतर्गत क्या रखा गया है? सूचियां रखी गई हैं। कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां रखी गई हैं। पहली कौन सी है? पहली है आपकी संघ सूची, संघ सूची, और दूसरी है आपकी राज्य सूची, और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची। 7 से 7
और सा से सूचियां, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो संघ सूची इसका क्या है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों पहले मैं विषय लिख देता हूं। तो पहले इसके अंदर जो विषय थे वो 97 थे, अब जो है वो 100 है। राज्य सूची के अंदर जो पहले विषय थे वो 66 थे और अब कितने हैं, 61 हैं। समवर्ती सूची में पहले थे 47 47 और अब हो गए हैं 52 52। इतने विषय 52 विषय अब समवर्ती सूची में है, 61 विषय अब राज्य सूची में है और 100 विषय अब संघ सूची में है। ये विषय क्या है, देखो दोस्तों, संघ सूची के अंतर्गत जितने भी 100 विषय हैं उन पर कानून बनाने की जो शक्ति होगी वो संघ की होगी, केंद्र की होगी, केंद्र सरकार की होगी। ठीक, अब राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय हैं कितने हैं, अब 61 हैं। तो इन विषयों पर जो कानून बनाने की जो शक्ति होगी वो अंतिम रूप से राज्य की होगी। फिर तीसरी बात, समवर्ती सूची में जो इस समय 52 विषय हैं उन पर जो कानून बनाने की शक्ति होगी वो राज्य एवं केंद्र दोनों की होगी। लेकिन कभी कभी अगर किसी बात को लेकर मतभेद होता है तो अंतरिम रूप से जो फैसला माना जाएगा, जो कानून माना जाएगा, जो अंतरिम शक्ति होगी वो संघ के पास होगी। ठीक, दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर वाद विवाद हो जाता है तो अंतिम निर्णय संघ सूची का ही होगा, यानी कि केंद्र सरकार का ही होगा। तो आराम से याद कर लेंगे। 7वीं अनुसूची के अंदर क्या है, सूचियां हैं 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये इनके विषय हैं और इन विषयों पे इनके नाम के अनुसार ही कानून बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आप इतना याद रखना। अब चलते हैं 8वीं और मूल संविधान की अंतिम अनुसूची जो है 8वीं अनुसूची, मूल संविधान की अंतिम 8वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है भाषाओं का विवरण है ना। इसके अंदर क्या है, भाषाएं हैं। तो मूल संविधान में कितनी थी दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि मूल संविधान में जो पहले भाषाएं थी वो 14 थी और वर्तमान में कितनी हो गई हैं, वर्तमान में हो गई हैं दोस्तों 22 भाषाएं। ठीक, तो कितनी जोड़ दी गई, 8 भाषाओं को जोड़ दिया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि कितनी भाषाएं अब जोड़ दी गई हैं, मूल संविधान में कितनी थी और अब कितनी बढ़ा दी गई हैं। तो याद रखना 8 भाषाएं बढ़ा दी गई हैं। अब इनका समय भी पूछ लिया जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा ये भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो 22 की 22 तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो 8 भाषाएं जोड़ी हैं उन्हें मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों 21वां संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संशोधन हुआ था और ये हुआ था 1967 में। इसमें जो भाषा जोड़ी गई थी वो सिंधी जोड़ी गई थी। याद रखना, सिंधी जो भाषा थी वो जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ, यह हुआ था 1992 में और इसके अंतर्गत जो भाषा जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 3 भाषाएं इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ था और ये हुआ था दोस्तों 2003 में। इसके अंतर्गत जो भाषाएं जोड़ी गई थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भाषाएं अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा अलग अलग वर्ष में जोड़ी गई थी। तो ये आपसे पूछा जाता है, इसलिए आप इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब बढ़ते हैं दोस्तों 9वीं अनुसूची के अंतर्गत, जो कि हमारे संविधान की सबसे विवादास्पद अनुसूची है। नवी अनुसूची, इसके अंतर्गत क्या है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, इसके अंतर्गत ऐसे विषयों को डाला गया था। ये मजबूरी में बनाई गई अनुसूची थी। उस समय की मांग ऐसी थी कि जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्हें एक ऐसी अनुसूची की आवश्यकता थी। अब ये क्यों थी ये मैंने आपको बताया था जब हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे, और प्रस्तावना का जो दूसरा भाग था, प्रस्तावना से जुड़े विवाद, उसमें मैंने आपको विस्तार पूर्वक इस अनुसूची के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर के देख लें। तो ये जो अनुसूची थी दोस्तों, ये पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, पहला संशोधन जो हुआ था कब हुआ था, 1951 में हुआ था।
इसके द्वारा इसको जोड़ा गया था और इसके अंतर्गत उन विषयों को डाला गया था जो दोस्तों संपत्ति से रिलेटिव थे, संपत्ति से संबंध रखते थे। अधिकतर मतलब जो जोर था इसका वो उस पे था भूमि सुधार कानून पर। ठीक, तो भूमि सुधार जितने भी कानून थे वो सब इसमें डाल दिया गया था, चाहे वो किसी राज्य के हों या फिर केंद्र के हों, सभी कानूनों को इसके अंतर्गत डाल दिया जाता था। क्योंकि संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले मूल अधिकार हुआ करता था। अब नेहरू जी थोड़ी प्रॉब्लम में थे क्योंकि इनका जो मामला था वो जमींदारी खत्म करना था, जो कि एक अच्छा कदम था उस दौर में कि एक आदमी अधिकतम कितनी भूमि रख सकता है और अगर उससे ज्यादा भूमि है तो वो सरकार उस भूमि को छीन लेगी और छीनने के बाद उस भूमि को गरीबों में उस भूमि का वितरण कर देगी आवश्यकता अनुसार। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने इस पर केस किए, वो सारे केस मैंने आपको बताए भी थे जो इम्पोर्टेंट थे, क्या क्या केस थे। तो इन्होंने क्या काम किया कि ये अनुसूची बनाई नवी, अगर कोई कानून नवी अनुसूची में डल जाता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट भी समीक्षा नहीं कर सकता, यानी आप किसी भी देश की किसी भी अदालत में नहीं जा सकते अगर वो विषय नवी अनुसूची में डला हुआ है। तो इसलिए नेहरू जी ने ये अनुसूची बनाई थी कि अगर इसके अंदर हम कोई विषय डाल देंगे तो उस विषय से संबंधित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यानी देश की किसी भी अदालत में नहीं जा सकता। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, नवी अनुसूची बनाई थी। तो इसे हम अगर शॉर्ट में लिखें तो आप लिख सकते हैं भूमि सुधार विवरण। भूमि सुधार जो विवरण है वो नवी अनुसूची में है और ये कब जोड़ी गई थी 1951। अब इसमें जो विषय हैं दोस्तों ये आपसे पूछा जा सकता है, विषय कितने हैं 284 विषय इसके अंतर्गत हैं। आप देख रहे हैं कि इसका कितना सदुपयोग तो जब हुआ लेकिन इसका दुरुपयोग भी बाद में होने लगा था। तो इसलिए जो ये कानून था कि नवी अनुसूची के अंतर्गत अगर कोई विषय है तो उस पर कानून समीक्षा नहीं कर सकता, कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई देश की कोई भी अदालत उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर 11 जनवरी 2007 को एक फैसला दिया और ये कहा कि नवी अनुसूची के कानून पर भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लेकिन कब हो सकती है? अगर वो कानून किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, मूल अधिकारों पे अगर ठेस पहुंचती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो कुछ सरकारों ने इस अनुसूची का गलत फायदा उठाया और गलत फायदा इस कदर उठाया कि इसके अंतर्गत आज 284 विषय हो चुके हैं। तब सुप्रीम कोर्ट का माथा ठनका और उसने जो है फिर एक व्याख्या दी 11 जनवरी 2007 को कि नवी अनुसूची के विषय पर भी मतलब न्यायिक समीक्षा हो सकती है, उस पर सुनवाई हो सकती है अगर वो मुद्दा मूल अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसलिए संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो ये नवी अनुसूची की एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे लगा कि आप तक बतानी चाहिए, लेकिन आपके काम का ये है आप इसको उतार लें। अब उसके बाद जो अनुसूची आती है दोस्तों वो है 10वीं। ये कब जुड़ी 10वीं? पहले देख लेते हैं कि ये रिलेटिव किससे है। ये दोस्तों दल बदल 52 कानून से है दोस्तों। और ये जोड़ी कब गई थी? ये जोड़ी गई थी दोस्तों 52वां संशोधन हुआ था, 52वां संशोधन हुआ था और ये हुआ था 1985 में। 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि दल बदल कानून से रिलेटेड थी। इसका मतलब क्या था? पहले क्या होता था दोस्तों, जब ये अनुसूची नहीं थी, मतलब जब ये कानून नहीं था, तो उस समय ये होता था कि कोई भी व्यक्ति किसी दल से अगर चुनाव लड़ रहा है तो वो जीतने के बाद भी दूसरे दल में पहुंच जाता था। अब इससे पार्टियों को नुकसान होता था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जीता हुआ कोई भी उम्मीदवार हमारी पार्टी हारी हुई अगर वो हमारे में आ जाता है तो हमको उस समय तो अच्छा लगेगा, लेकिन कल को ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ही उम्मीदवार जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में चला जाए। तो ये सभी के लिए गलत था, सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए गलत था, क्योंकि उस समय जो है बहुत सारी राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां उभर के आ रहे थे। कौन कब किस पार्टी में चला जाए ये जो है पता नहीं होता था। तो इसलिए जो है एक व्यवस्था की गई कि अगर आपको दल ही बदलना है,
दल अगर बदलना है तो आप चुनाव से पहले बदलिए, चुनाव से पूर्व बदलिए, चुनाव जीतने के बाद में आप दल बदल नहीं कर सकते। तो उसी को ध्यान में रख के ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि दल बदल कानून से है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में इस अनुसूची को जोड़ दिया गया था। अब दोस्तों अगली जो अनुसूची है वो है 11वीं। यह है दोस्तों पंचायती राज से। इसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का विवरण मिलता है। पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में है। और ये कब जोड़ी गई थी दोस्तों? तो ये जो जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 73वां संशोधन हुआ था 1992-93 में हुआ था, लेकिन आप 93 ही लिखें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 92 मिले तो भी आप, मतलब 92 में ये कानून लाया गया, 93 में ये पास हो गया था, तो इसलिए कहीं कहीं 92 और 93 देखने को मिल जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन जो पास हुआ था 1993 में, उसके द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की गई है। और इसके अंतर्गत जो विषय है दोस्तों, जो कुल विषय है इसके अंतर्गत 29 विषय हैं, जिसके अंतर्गत ग्राम प्रधानी के चुनाव होते हैं। मतलब एक छोटे स्तर तक शासन चलाने की जो व्यवस्था है। सबसे छोटी इकाई हमारे देश में इस समय क्या है? गांव, ग्राम है, ठीक है, जो कि पहले भी होती थी। तो इस समय हमारे देश की जो सबसे छोटी इकाई है ग्राम है, ग्राम के बाद जिला है, जिले के बाद राज्य, राज्य के बाद देश। इसी तरीके से जो सबसे छोटी इकाई है ग्राम, वहां पर शासन चलाने की शक्ति उन्हीं ग्रामीणों के पास हो, ये गांधी जी की सोच थी। 40वां आर्टिकल भी है इसी पर आधारित, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो मतलब ग्रामीणों का शासन, ग्रामीणों को चलाने की ही एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसलिए पंचायती राज व्यवस्था की जो है व्यवस्था की गई थी। तो इसलिए 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 13वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा। और इसके अंदर कुल कितने विषय डाले गए? 29, जिसमें से कि कृषि है, पशुपालन है, सड़कें हैं, ये सब ग्राम प्रधान का काम रहता है। अब आते हैं दोस्तों अंतिम अनुसूची की ओर, और उसी के साथ आज का यह वीडियो हमारा समाप्त हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो अनुसूचियां हैं आप ये कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं इनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये भी साथ साथ में बताता चल रहा हूं। तो 12वीं जो अनुसूची है दोस्तों, ये है नगर पंचायत से। मतलब मैं यहाँ पर नगर पंचायत या शहरी पंचायत ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। शहरी पंचायत जो व्यवस्था है, जैसे कि ग्राम पंचायत व्यवस्था नहीं थी, वैसे ही शहरी पंचायत जो व्यवस्था है वो इसके अंतर्गत आती है। तो ये जो जोड़ी गई दोस्तों, ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी अनुसूची, और ये भी 1993 में ही हुआ था। और इसके अंतर्गत जो विषय है, नगर पंचायत भी आ सकता है दोस्तों, ध्यान रखना, मैंने यहाँ शहरी पंचायत लिख दिया। इसके अंदर 18 विषयों को डाला गया है। मतलब जैसे कि ग्रामीणों के हाथों में उनका शासन होना चाहिए, वैसे ही शहर में भी शहरवासियों के हाथ में उनका शासन होना चाहिए। तो इसके अंदर 18 विषय हैं और उसके अंदर 29 विषय थे। तो दोस्तों ये थी भारत की कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियां। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपसे संशोधन पूछा जाए तो संशोधन याद रखना, और आपसे अगर इसका रिलेशन पूछा जाए कि इस विषय का रिलेशन किस अनुसूची से है, तो ये भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जब भी हमारा वीडियो आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा। दोस्तों मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि आप कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय दें, क्लास आपको कैसी लग रही है, क्या मैं आप तक पहुंच रहा हूं या नहीं पहुंच रहा हूं। कुछ खामियां हैं तो उसका भी आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके दें, मैं उन पर गौर करूंगा और सुधार करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।